से निपटने को लेकर आला अधिकारियों के बीच मंथन हुआ। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात कर जानकारी दी और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। वहीं जोशीमठ में प्रशासन के दावों के खिलाफ महिलाओं ने धरना दिया है। जोशीमठ के लोगों में खासी दहशत है और लोगों ने पलायन भी शुरू कर दिया है। जोशीमठ के दरार प्रभावित इलाके के लोगों ने अपने घरों से गृहस्थी का सामान हटाना शुरू कर दिया है। जोशीमठ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लिहाजा जोशीमठ की स्थिति को काबू करने के लिए एनडीआरएफ की टीमें भी अलर्ट पर रखी गई हैं। प्रशासन की टीमें लगातार हालात का जायजा ले रही हैं। कई इलाकों में प्रशासन की टीमें गश्त पर हैं। जोशीमठ का दर्द सुनो सरकार। जोशीमठ की दरारें, मदद की पुकार। जड़ हुई कमजोर, दरारों का शोर। जोशीमठ में दरार, कितने गुनहगार। किसने अनसुनी की पहाड़ की दहाड़। चीन बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर दूर स्थित जोशीमठ में आई दरारों का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे कई इलाके हैं जहां पर बीते 24 घंटों में ही दरारें आई हैं। जोशीमठ आपदा को लेकर मोदी सरकार भी अलर्ट है। जोशीमठ को लेकर पीएमओ ने हाई लेवल बैठक की, जिसमें प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अधिकारी शामिल हुए। जोशीमठ के मकानों में आ रही दरार को लेकर पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने सीएम धामी से जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। जोशीमठ में भूस्खलन को किस तरह रोका जा सकता है, पीएम ने इस पर विचार मंथन करने के निर्देश दिए हैं, जिससे जोशीमठ के लोगों का दर्द कम हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा, हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास दिया है कि हर संभव वहां पर काम होगा उस शहर को बचाने के लिए और लोगों के लिए हर संभव सहायता का उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप डिटेल उसका आकलन कर लीजिए, उसके बाद जो है उस पर कार्रवाई करेंगे। जोशीमठ में हर रोज स्थिति बदल रही है। दरारें अपना दायरा तेजी के साथ बढ़ा रही हैं। जोशीमठ के 600 से ज्यादा घरों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में महिलाओं ने आप बीती बताई है। महिलाओं का कहना है कि प्रशासन के दावों और तहकीकात में जमीन आसमान का अंतर है। सरकार से मदद मिली? कुछ नहीं मिली। क्या कारण है, क्यों दरारें आ रही हैं? पता नहीं, एनटीपीसी बता रहे लोग। आप कुछ बताना चाहेंगे? क्या वजह है? बस वही है कि ये टनल का काम रोक दिया जाए। हाँ, बस। सरकार तो कह रही है कि उन्होंने रोक दिया टनल का काम। नहीं रोका, वो तो आवाजें आ ही रही है अभी भी। मुख्यमंत्री कल बयान देकर गए हैं कि सारे निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं। नहीं रोका अभी, पता नहीं, तब रोका होगा तो अच्छी बात है। हाँ, नहीं, आप लोगों को क्या पता चल रहा है? स्थानीय लोग क्या बता रहे हैं? वो तो बता रहे हैं कि अभी नहीं रुका। हजारों लोगों के घरों पर संकट है। सैकड़ों घर ढहने के कगार पर हैं और पूरा का पूरा जोशीमठ तबाही के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर विकास की अंधी दौड़ की वजह से देवभूमि के प्रवेश द्वार का ये हाल हुआ है या फिर प्रकृति किसी बड़े खतरे का अलर्ट जारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जोशीमठ में दरार और एक्शन में सरकार, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। डॉक्टर सुशील कुमार, भूवैज्ञानिक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष गर्ग जी, पर्यावरणविद के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और जोशीमठ का रुख सबसे पहले करेंगे क्योंकि विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सबसे पहले उनके पास चलते हैं। विशाल, क्योंकि आप लगातार वहां से कवरेज कर रहे हैं, खबरें हम तक पहुंचा रहे हैं, हम चाहेंगे कि ताजा स्थिति बताइए, वहां क्या हालात बने हुए हैं फिलहाल?
देखिए यहाँ पर दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कई इलाकों में लोगों को घर भी खाली कराया जा रहा है। लोगों के घर पर रेड कलर का क्रॉस निशान लगाया जा रहा है, यानी कि ये खतरे की जगह है, इसको खाली कर दिया जाए। लेकिन जो लोग अपने घरों को खाली कर रहे हैं उनकी आंखों में आंसू है, दिल में बहुत ज्यादा दर्द है, क्योंकि वो अपने इस घर को बहुत ही मेहनत से उन्होंने अपने घर को बनाया था, तो इस घर को छोड़ते हुए वो देख नहीं पा रहे हैं। उन्हें यहाँ धर्मशालाओं में लेकर जाया जा रहा है, जो शेल्टर होम्स बनाए गए हैं वहां पर लेकर जाया जा रहा है, लेकिन उनके मन में दर्द है कि अब उनका घर उनके पास नहीं बचेगा। ये दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जो सरकारी भवन है उसमें भी दरारें आ रही हैं। इसके अलावा जो यहाँ के कुछ अन्य इलाके हैं जहां पर अब तक दरार नहीं थी, वहां पर भी दरार देखी जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक हाई लेवल की बैठक भी इस मुद्दे पर हुई, जिसमें स्थानीय अधिकारी भी शामिल हुए थे, और अब यहां पर यह तय किया जा रहा है कि इन दरारों के पीछे कारण क्या है, कैसे रोका जाए, क्योंकि अगस्त में भी एक सर्वे हुआ था 2022 में, उन रिपोर्ट्स को भी लागू करने की बात सामने आ रही है। कुछ और सुझाव यहां पर जांच कमेटी ने दिए हैं, और हमें जो जानकारी मिल रही है, जो डेंजर जोन वाले घर हैं उनको पूरी तरह से गिराया जा सकता है खाली कराने के बाद, ताकि आसपास के इलाकों में कोई इसकी वजह से नुकसान ना हो। तो अभी फिलहाल प्रशासन यहां पर जांच रिपोर्ट के आने के बाद क्या कार्रवाई करेगा इसका इंतजार कर रहा है, लेकिन लोगों को फिलहाल सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। पर आप ये कह सकते हैं कि जोशीमठ को इस वक्त बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। लोगों के जीवन को बचाने के साथ साथ जोशीमठ शहर को भी बचाना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन और सरकार के सामने है। ठीक है विशाल, आप बने रहेगा, वापस आते हैं आपके पास, लेकिन इस बीच अहम खबर अपने दर्शकों को दे दे। जोशीमठ की संजना को घर छोड़ने का दर्द है और उसकी आंखों में आंसू हैं। संजना का कहना है कि उसके पापा ने बीमारी की दवाइयां छोड़कर घर बनाया था, लेकिन आज सपने टूट रहे हैं। अभी तो हालात यहाँ के बहुत बुरे हैं, और अब तो हमें हमारा घर भी छोड़ने के लिए कहा दिया गया है। कैसे फिर आप लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे? हमें अभी तो फिलहाल धर्मशाला पे रहने के लिए कहा गया है। घर परिवार में तो बहुत मुश्किल से बनाया होगा आप लोगों ने घर अपना। हाँ, मेरे पापा ने अपनी दवाइयाँ एक एक टाइम की दवाई छोड़ करके, कुछ नहीं खा करके हमारे लिए अपने सपनों का महल बनाया था, और अब वो भी खत्म हो गया। अब आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सुशील कुमार, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि अभी आपने लोगों को भी सुना, आंसू थम नहीं रहे हैं और हर तरफ दुख की घड़ी में इस वक्त सांत्वना देने के लिए भी लोग वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। खतरे में जिंदगी नजर आ रही है, अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है जोशीमठ पर। सवाल यही है कि आखिरकार ये नौबत आई क्यों? आपको क्या वजह लगती है इसके पीछे? देखिए, व्यू से देख, जो जोशीमठ है वो मटेरियल पर बना है, लूज मटेरियल, बहुत कॉम्पैक्ट नहीं है। वहां पर जोन 5 में इसलिए बहुत सेंसिटिव इलाका है, यहाँ से तीसरी मेजर टेक्टोनिक थ्रस्ट पास होता है। चौथी बात, यहाँ पर इंडिया नहीं है, इंडियन प्लेट जो नॉर्थ ईस्ट की 50 मिलीमीटर दर से करती है, और इस ये दर भी ज्यादा है मूवमेंट की। और चौथी बात कि हम ये रूल आउट नहीं कर सकते टनलिंग का, कि वो टनलिंग में ब्लास्ट यूज हो रहा है या कैसे कर रहे हैं वो लोग, और रोड वाइडनिंग भी एक कॉज है कि उसे भी वॉच करना पड़ेगा। तो हमें इनका कारण ढूंढने के लिए बहुत ध्यान से स्टडी पड़ेगी। लेकिन ये क्या है कि वहां मूवमेंट, क्योंकि वहां पर मेन सेंट्रल थ्रस्ट भी पास होता है, पूरा सॉफ्ट ग्राउंड है वो, तो या तो वहां पर हाउसेस बने, वो उसी ढंग से सॉइल स्टडी करता है और तरह से अभी ठीक है डॉक्टर सुशील, आगे आऊंगी मैं वापस आपके पास, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आपकी आवाज भी ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही, इसको एक बार ठीक करवाते हैं। और इस वक्त उत्तराखंड सरकार में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे से जुड़ गए हैं। प्रेमचंद अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, जिस तरीके के हालात फिलहाल जोशीमठ में बने हुए हैं, इसको लेकर सरकार किस तरीके से काम कर रही है, और फिलहाल आपके संज्ञान में भी क्योंकि पूरा मामला आ चुका है, ऐसी कोई जानकारी जो आप हमारे दर्शकों को साझा करना चाहें?
देखिए, जिस प्रकार से जोशीमठ के अंदर भू धसाव के कारण वहाँ हालात बने, निश्चित रूप से ये बात तो ठीक है कि लोगों की चिंता होना, हम सबकी चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन साथ में हमारी चाहे प्रदेश की माननीय धामी जी की सरकार हो, चाहे केंद्र में बैठी माननीय मोदी जी की सरकार हो, पूरी तरह से इसमें गंभीर है और लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। वहाँ पे हमारे अधिकारियों को कैंपिंग के लिए कहा गया है और ज़्यादा से ज़्यादा जिस प्रकार से हम लोग वहाँ उनको राहत दे सकें वो व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जा रही हैं। आप जानते हैं क्योंकि जो स्थिति थी वो लगातार जो दरारें हैं मकानों में या भू धसाव के कारण जो भी है वो बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में निश्चित रूप से चिंता होना स्वाभाविक है और हमारे माननीय धामी जी हों, जिनके लिए मैं कह सकता हूँ कि वो लगातार ऐसे गंभीरता से काम करते हैं कि जैसी ये सब जानकारी मिली वहाँ का प्रशासन को पूरी तरह से दुरुस्त किया गया। प्रशासन लगातार उसमें निगरानी रखे थे। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने इसी देहरादून के अंदर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, वहाँ का दौरा किया। आज वहाँ हमारे चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, तमाम बड़े आला अधिकारी वहाँ पहुँचे और उसके साथ साथ केंद्र की सरकार के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की गई। आप समझ सकते हैं कि आज भी वहाँ हमारे जो पीएमओ ऑफिस में जो हमारे प्रधान सचिव हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, उनके द्वारा भी बैठक ली गई। और आज मैं चूँकि एक कार्यक्रम में था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहाँ पे थे और बैठक उस कार्यक्रम के बीच में ही माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास फ़ोन आया, पूरा अपडेट लिया, तो इससे मैं कह सकता हूँ कि सरकार गंभीरता से इस गंभीर विषय पे पूरी तेजी से अपनी पूरी सतर्कता के साथ, पूरी संजीदगी के साथ काम कर रही है। ठीक है प्रेमचंद अग्रवाल जी, मैं कारण आपसे पूछूं कि क्या वजह आप लोगों को लग रही है ये जो मकानों में दरारें आ रही हैं, सड़कों में दरारें आ रही हैं और या फिर जो हालात बने हुए हैं। उससे पहले मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि अभी हमारे सहयोगी जो थे वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भी दे रहे थे, कई लोग ऐसे भी हैं जिन तक अभी मदद नहीं पहुंच पाई है और जो बातें कही गई थी सरकार की तरफ से कि निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है, तो कुछ तो लोग ये भी बता रहे हैं कि अभी पूरी तरीके से निर्माण कार्य नहीं रुका है वहां। देखिए, जिस प्रकार से हालात वहाँ के हैं उसको मद्देनज़र निर्माण कार्यों पे पूरी तरह से रोक लगाई गई है और यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का सरकार के निर्देशों का या हालात के विपरीत जाके काम करेगा तो निश्चित रूप से उसको भी हम लोग देखेंगे। और आपको मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि खाली ये विषय ये है कि इस समय हमें सबको मिलके, चाहे वहाँ के जनता होगी, चाहे हमारा प्रशासन होगा, चाहे सरकार होगी, सबको मिलके इस संकट के घड़ी में मिलजुल के काम करना होगा। आज हालात जो वहाँ के बन रहे हैं उसमें जब तक सभी सामान्य व्यक्तियों का या अन्य लोगों का साथ नहीं मिलेगा तो मैं नहीं समझता कि इसमें हम कोई बहुत ज़्यादा काम कर पाएंगे। और मैं सबसे अपील कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि जो इस समय प्रशासनिक स्तर पर टेक्निकल पॉइंट के मद्देनज़र या जिस भी प्रकार के निर्देश जारी हो रहे हैं या आग्रह किया जा रहा है, अपेक्षा की जा रही है, उस पर जरूर अमल पे लाएं, क्योंकि इस समय हालात जो हैं वो उस पर किसी तरह से हम नियंत्रण कर सकें और उसको आगे जाके बढ़ के हम जो चाहे राहत कार्य की बात हो फिलहाल, चाहे फिर दीर्घकालीन जो हमारी योजना सरकार की है उसको करने की बात हो, इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित भी है। ठीक है, आप बने रहिएगा। वापस आते हैं आपके पास, अपने सहयोगी विशाल के पास एक बार फिर से चलते हैं। विशाल, क्योंकि अभी जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल जी भी हमारे से जुड़े हुए, उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति भी लगातार हम देख रहे हैं, क्योंकि सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि ये जो समस्या है वो आज की नहीं, ये जो हालात हैं वो 2021 के नहीं, नवंबर 2021 के नहीं, 1970 से ऐसे ही हालात बने आ रहे हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं गया राजनेताओं का।
देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये समस्या बहुत पुरानी रही, लेकिन ध्यान कभी किसी का नहीं गया। ये 1976 से जोशीमठ का मुद्दा यहाँ के जो मिश्रा आयोग बनी थी उनकी रिपोर्ट में उठाया गया था। उसके बाद पिछले साल भी यहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने प्रशासन के सामने इस मुद्दे को रखा, लेकिन सबने इनकी आवाज को अनसुना कर दिया, इनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। और जब हालात ज्यादा बिगड़ गए तब अब पूरा प्रशासन, पूरी सरकार ग्राउंड पर दिखाई दे रही है। लेकिन अब जो हमें जानकारी मिल रही है, क्योंकि 2 दिनों तक यहाँ पर सर्वे टीम ने जांच की है और उसमें कुछ महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को दिए गए हैं। मैं अपने दर्शकों को सबसे पहले उन सुझावों के बारे में बताना चाहता हूं। यहां पर जो सचिव आपदा प्रबंधन की तरफ से रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें कहा गया है कि जिन घरों में ज्यादा डैमेज है उनको गिराना उचित होगा, उनको उनके मलबे को वहां से हटाना उचित होगा। इसके अलावा जो रिहायशी इलाके हैं उनको भी एक तरह से चिन्हित करना होगा कि अभी रहने लायक बचे हैं कि नहीं बचे हैं। इसके अलावा जो लोग उन इलाकों में हैं उनको जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर रीलोकेट किया जाए, ऐसी बात इस रिपोर्ट में कही गई है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि इस पूरे इलाके का एक सर्वे किया जाना चाहिए, इसकी मिट्टी की जांच की जानी चाहिए, भूगर्भीय सर्वेक्षण करने की सिफारिश यहां पर की गई है। इसके अलावा जो यहां पर एनटीपीसी टनल को लेकर आरोप लगाए गए थे उसको लेकर भी टीम ने इस अपने रिपोर्ट में लिखा है कि उन्होंने टनल की जांच की है, उसकी भूमिका की भी जांच की है, वहां के सैंपल इकट्ठा किए हैं जिसको आगे जांच के लिए भेजा गया है। इसके साथ ही यह बताया गया है कि यहां पर कुछ इलाकों में दरारें अगस्त 2022 की तुलना में ज्यादा पाई गई हैं, कुछ इलाकों में अगस्त 2022 जैसी ही दरार उन्हें देखने को मिली है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1976 में मिश्रा आयोग और जो अगस्त 2022 की सिफारिशें की गई थी जांच समिति की, उनको यहां पर लागू किया जाए। अब देखना यह है कि सरकार इस रिपोर्ट के आने के बाद क्या कदम उठाती है। कई अहम सुझाव यहां पर दिए गए हैं, लेकिन सुझाव दिए गए हैं, मौका मुआयना करने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार की तरफ से इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है आगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और अब आइए चर्चा पर एक बार फिर से वापस लौटते हैं। आशीष गर्ग जी भी हमारे से जुड़ गए हैं, पर्यावरणविद हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका भी। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या जो हालात जोशीमठ में इस वक्त बने हुए हैं इसके लिए बढ़ती हुई आबादी और मानव हस्तक्षेप जो रहा है वो जिम्मेदार मानते हैं आप, या फिर आपकी नजर में और क्या कारण है? हाँ, देखिए, मिला जुला कारण है बेसिकली, जैसा अभी बताया गया और आप लोगों ने काफी चर्चा में भी लाए कि ये सारा जो जोशीमठ है एक ग्लेशियर का जो लैंडस्लाइड हुआ था, तो उसका जो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है, जो बहुत कॉम्पैक्शन नहीं हुआ है। जनरली क्या होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब आपका लंबा ये कॉम्पैक्ट हो जाता है तो उस पर कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टेबल रहती है ना। अभी प्रॉब्लम ये हुई है कि ये बहुत अनकंसोलिडेटेड था, जिसमें काफी वॉइड्स हैं और 2 तरफ से इसके नदियां बहती हैं, जो जौली गंगा और एक अलकनंदा। तो इसका कहते हैं कि इसका अंडर कटिंग भी इसकी है और काफी इसमें पानी भरा हुआ है। तो जो एक लिक्विफिकेशन की एक जो हमारी एक होता है, जो जिसकी वजह से वेट आने से सॉइल पूरा चलने लगती है, तो ऐसा लगता है कि ये पहले से तो था ही, और इस पे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो अनचेक्ड कंस्ट्रक्शन हुआ, इसको किसी ने मतलब चेक नहीं किया, लोग भी बनाते गए ना, और गवर्नमेंट के भी कई प्रोजेक्ट उसमें चलते रहे। तो ये चलते हुए अभी इस पे एक जो हैवी लोड आने से ये इसमें थोड़ा एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया है, क्योंकि अल्टीमेटली ये पहले से ही कॉम्पैक्टेड नहीं थी। तो ऐसा मिला जुला कारण यही लगता है। ठीक है आशीष जी, आप बने रहेगा। प्रेमचंद अग्रवाल जी, अभी सुना आपने आशीष जी को, और ये तो बहुत पहले से ही, क्योंकि तमाम तरीके की जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें भी ये बात कही गई थी कि ये संवेदनशील जगह है और यहाँ पर बिना चेकिंग के कंस्ट्रक्शन करवा कर यहाँ पर देखना, उसी का खामियाजा शायद आज हम भुगत रहे हैं, वहां की जनता भुगत रही है और अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है जोशीमठ। क्योंकि न सिर्फ जोशीमठ को खतरा है बल्कि आसपास के 4 धाम जो हैं उन पर भी अब खतरे का बादल जो है मंडरा रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से बताया गया कि वहाँ पे बढ़ती हुई आबादी या जिस प्रकार से भी वहाँ हालात बिगड़े हैं, मैं कह सकता हूँ कि ये सारी बातों को आज हम लोग सभी पूरी तरह से जो उस क्षेत्र की बियरिंग कैपेसिटी है उसका भी अध्ययन होगा, और जिस प्रकार से सर्वे लगातार हमारी वहाँ टीम्स कर रही हैं, ये बहुत बारीकी से सब चीज़ों का अध्ययन करने के बाद, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार वहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। मैंने जैसे कहा कि जिस भी स्थिति में आज हम लोग वहाँ पे हैं,
बहुत गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इसको दो तरह से देख सकते हैं कि फिलहाल तत्कालिक तौर पे हम क्या कर सकते हैं, दीर्घकालीन योजना उसकी क्या हो सकती है। यदि हम इस प्रकार से देखेंगे तो हम आज सबसे पहले हमें देखना होगा कि हम इनको फौरी तौर पे किस प्रकार से वहाँ के लोगों को राहत दे सकते हैं, क्योंकि आज आवश्यकता है कि ये जो बात आपने कही बेरिंग कैपेसिटी और सारी बात, उसका भी परीक्षण होना चाहिए, वो होगा। जहाँ तक आज की वर्तमान की स्थिति है कि भाई जो वहाँ पे लोग हैं, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी है कि उनको हम किस प्रकार से सुरक्षित रख सकें, किस प्रकार से उनको जो है तत्कालिक राहत दे सकें, और उसके बाद उनको किस प्रकार से पुनर्वासित किया जा सके। ये जो सामने दो प्रकार के काम है वो उसके लिए सरकार लगी है। जहाँ तक तत्कालिक व्यवस्था है, जो हमारे लोग हैं जो उन घरों में रह रहे हैं, उनसे अपेक्षा की गई, उनसे आग्रह किया गया, उनको शिफ्ट किया गया है। और जहाँ इस प्रकार के जो जमीनें हैं जहाँ पे उनको पुनर्वासित किया जा सकता है, उसके लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रही है। हमारे यहाँ पे टीम लगा दी गई है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान और इसी प्रकार के दूसरे जो हमारी विशेषज्ञ टीम है, वो चाहे हमारी उद्यान फार्म हो जो 6 हेक्टेयर लैंड लगभग कहा जाता है, चाहे पीपल कोटी जगह हो, ये 2-3 जगह को चिन्हित करके और उसका पूरा भू सर्वेक्षण करके क्या वो जगह उस नाते उपयुक्त है, तो उस नाते भी उसका पुनर्वास करने का जो सरकार सोच रही है, इनमें तेजी से काम हो रहा है। तो फिलहाल जैसे मैंने कहा कि हम तत्कालिक तौर पर, दीर्घकालीन तौर पे उसको कैसे हम लोगों को वहां पे राहत दे सकें, पहली आवश्यकता यह है कि हमारे जो वहां पे लोग हैं उनको विश्वास भी हम दिला रहे हैं कि किसी भी प्रकार की इस प्रकार की समस्या में हम सब लोग मिलके एक दूसरे का साथ देके हम जनता को राहत दे सकते हैं। और उस तरह से जो प्रभावित क्षेत्र हैं उसको खाली कराने का भी काम सरकार कर रही है, वहाँ के प्रशासन कर रहा है। वहाँ जिस प्रकार से एनडीआरएफ की एक टीम है, 4 हमारी जो है एसडीआरएफ की टीम है वो लगी है, और एसडीआरएफ की टीम, राजस्व की टीम, प्रशासन की टीम, कई टीमें काम कर रही हैं, लेकिन शहर से ज्यादा जरूरी उन लोगों की जिंदगी बचाने पर चिंता सता रही है जो लोग खतरे की जद में आ चुके हैं, और कैसे उनका पुनर्वास किया जाए इस पर हमें आगे काम करना बेहद जरूरी है। तमाम खास मेहमान आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे, चर्चा जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। इस वक्त सांत्वना देने के लिए भी लोग वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। खतरे में जिंदगी नजर आ रही है, अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है जोशीमठ पर। सवाल यही है कि आखिरकार ये नौबत आई क्यों? आपको क्या वजह लगती है इसके पीछे? देखिए, व्यू से देख, जो जोशीमठ है वो मटेरियल पर बना है, लूज मटेरियल, बहुत कॉम्पैक्ट नहीं है। वहां पर जोन 5 में इसलिए बहुत सेंसिटिव इलाका है, जहां से तीसरी मेजर टेक्टोनिक थ्रस्ट पास होता है। चौथी बात, यहाँ पर इंडिया नहीं है, इंडियन प्लेट जो नॉर्थ ईस्ट की 50 मिलीमीटर दर से करती है, और इस ये दर भी ज्यादा है मूवमेंट की। और चौथी बात कि हम ये रूल आउट नहीं कर सकते टनलिंग का, कि वो टनलिंग में ब्लास्ट यूज हो रहा है या कैसे कर रहे हैं वो लोग, और रोड वाइडनिंग भी एक कॉज है कि उसे भी वॉच करना पड़ेगा। तो हमें इनका कारण ढूंढने के लिए बहुत ध्यान से स्टडी पड़ेगी। लेकिन ये क्या है कि वहां मूवमेंट, क्योंकि वहां पर मेन सेंट्रल थ्रस्ट भी पास होता है, पूरा सॉफ्ट ग्राउंड है वो, तो या तो वहां हाउसेस बने, वो उसी ढंग से सॉइल स्टडी करता है और तरह से अभी
ठीक है डॉक्टर सुशील, आगे आऊंगी मैं वापस आपके पास, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आपकी आवाज भी ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही, इसको एक बार ठीक करवाते हैं। और इस वक्त उत्तराखंड सरकार में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे से जुड़ गए हैं। प्रेमचंद अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, जिस तरीके के हालात फिलहाल जोशीमठ में बने हुए हैं, इसको लेकर सरकार किस तरीके से काम कर रही है, और फिलहाल आपके संज्ञान में भी क्योंकि पूरा मामला आ चुका है, ऐसी कोई जानकारी जो आप हमारे दर्शकों को साझा करना चाहें? देखिए, जिस प्रकार से जोशीमठ के अंदर भू धसाव के कारण वहाँ हालात बने, निश्चित रूप से ये बात तो ठीक है कि लोगों की चिंता होना, हम सबकी चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन इसकी माननीय धामी जी की सरकार हो, चाहे केंद्र में बैठी माननीय मोदी जी की सरकार हो, पूरी तरह से इसमें गंभीर है और लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। वहाँ पे हमारे अधिकारियों को कैंपिंग के लिए कहा गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा जिस प्रकार से हम लोग वहाँ उनको राहत दे सकें, वो व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जा रही हैं। आप जानते हैं, क्योंकि जो स्थिति थी वो लगातार जो दरारें हैं मकानों में या भू धसाव के कारण जो भी है वो बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में निश्चित रूप से चिंता होना स्वाभाविक है, और हमारे माननीय धामी जी हों, जिनके लिए मैं कह सकता हूं कि वो लगातार ऐसे गंभीरता से काम करते हैं कि जैसी ये सब जानकारी मिली, वहाँ का प्रशासन को पूरी तरह से दुरुस्त किया गया। प्रशासन लगातार उसमें निगरानी रखे थे। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने इसी देहरादून के अंदर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, वहाँ का दौरा किया। आज वहाँ हमारे चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, तमाम बड़े आला अधिकारी वहाँ पहुँचे, और उसके साथ साथ केंद्र की सरकार के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की गई। आप चाहे वो इससे पहले की रिपोर्ट हो या उससे पहले किसी और किसी विशेषज्ञ ने को रिपोर्ट दी हो, इन सभी बिंदुओं पे अब हम पूरी तरह से उस पर अध्ययन करेंगे, ताकि आने वाले समय पे इस प्रकार की समस्या फिर उसकी पुनरावृत्ति न हो। डॉक्टर सुशील कुमार, जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके बसाए हुए आशियाने को उन्हें ऐसे ही छोड़कर जाना पड़ेगा, और आज जिंदगी खतरे में दिखाई दे रही है, लोगों का घर छूट रहा है। इस हालात के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि डेंजर जोन के लिए पहले ही बताया गया था, और भू धसाव वाला ये एरिया पहले से ही था, और यहाँ पर जमीन पहले से ही धस रही थी, ऐसी भी खबरें मिल रही हैं। हाँ, देखिए, डॉक्टर सुशील कुमार, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। सर, सुन पा रहे हैं? अब मैं सुन पा रहा हूँ। ठीक है, बोलिए बोलिए, आ गई आवाज आपकी, बोलिए। तो गवर्नमेंट एक्सेप्ट की जरूरत है इस सिस्टम में, तो चला रहे आदमी तो बड़े वहां पर इलाका है भी कर सकते, वो क्राउडेड भी हो रहा है, लोग जाने चाहिए ज्यादा है, तो ध्यान से देना होगा कि कोई भी कंस्ट्रक्शन वहाँ हो संवेदनशील इलाके में,
तो वो ठीक है डॉक्टर सुशील, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं आ पा रही है, ब्रेक ले लेके आवाज हम तक पहुंच रही है, वापस आएंगे आपके पास। लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य और केंद्र सरकार से तत्काल समाधान निकालने और सरकार को लोगों को तुरंत मदद पहुंचाने की उनसे मांग की है। पूर्व मंत्री हरीश रावत जी यहाँ पे आपदा क्षेत्र का दौरा करने यहाँ पे पहुंचे हैं। जी सर, आप यहाँ पे पहुंचे हैं, किस तरह से आपने यहाँ की स्थिति देखी? जनता खुश है, स्थिति बहुत अत्यधिक चिंता, अत्यधिक मालूम का स्वागत करते हैं। मैं इस स्थिति को देख करके एक ही बात कह सकता हूँ, यदि मुझे कोई शॉर्ट में कहना चाहे, जोशीमठ बचाओ, जोशीमठ के लोगों को बचाओ, इसके लिए राज्य और राष्ट्र दोनों का संकल्प है। हमारी सभ्यता का एक केंद्र, हमारी संस्कृति का एक केंद्र, जहाँ जगत आदि गुरु शंकराचार्य आए, यहाँ नरसिंह देवता साक्षात विद्यमान है, जो बद्रीश के धाम का द्वार है, और जहाँ जैव विविधता अपरिमित रूप से राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में है, जहाँ हमारी सभ्यता की कई विशेषताएं, जिसमें रामायण आदि की भी, ये पैनखंडा जो है उसका घर है, इस तरीके की संस्कृतियों का, वो संस्कृतियाँ विद्यमान हैं, वो जोशीमठ की हर कीमत पर, हर मूल्य पर रक्षा हो। और उसके लिए यदि एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को बंद करना है तो बंद किया जाना चाहिए। यदि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बंद करके नई तकनीक का उपयोग करके दूसरे तरीके अपना करके सामाजिक सुविधाओं को पैदा करने की ज़रूरत है, उनको किया जाना चाहिए। और एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ राज्य सरकार से, जो इमीडिएट जिसको मुख्यमंत्री कर सकते हैं, कि वो जोशीमठ के लोगों को राज्य को संबोधित करते हुए कहें कि तुम्हारे जो भी नुकसान हुआ, चाहे तुम्हारे आवासीय घरों का हो रहा है, चाहे व्यवसायिक संस्थानों का हो रहा है, उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी, क्षति की प्रतिपूर्ति की जाएगी, वास्तविक मूल्य के आधार पर की जाएगी, और पुनर्वास के लिए पूरी शक्ति लगाई जाएगी, पूरी शक्ति से पुनर्वास किया जाएगा, ताकि लोगों में जो भय का वातावरण है, जो आशंका का वातावरण है, डर का वातावरण है, वो दूर हो। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सीएम हरीश रावत, जिन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द जो है इसका डिसीजन लेना चाहिए, किस तरह से जो है इसकी व्यवस्था हो पाई। ये पौराणिक स्थल है जोशीमठ। पुष्कर चौधरी, जी मीडिया, जोशीमठ। और अब आइए एक बार फिर से चर्चा पर वापस लौटते हैं। प्रेमचंद अग्रवाल जी, अभी हरीश रावत जी को भी आपने सुना, कम से कम ये अच्छा लगता है ऐसी तस्वीरों को देखकर कि संकट की घड़ी में चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों साथ नजर आ रहे हैं और तत्काल समाधान की मांग की जा रही है हरीश रावत जी की तरफ से। वो कह रहे हैं कि डर का माहौल फिलहाल जोशीमठ के लोगों में बना हुआ है, सबसे पहले उसको दूर करने की जरूरत है, ये बताने की जरूरत है कि सरकार, विपक्ष आपके साथ है। देखिए, सबसे पहले मैंने, जब इससे पहले मैं बोल रहा था, मैंने एक ही बात की थी, इस समय एक दूसरे पे विश्वास करने की आवश्यकता है। और जब कोई इस प्रकार की समस्या आती है तो हम सबको मिलजुल के इस समस्या का समाधान भी निकालना होगा। और आप देखिए कि मैंने कहा कि हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी जिस प्रकार से एक लगातार से, शुरू से लगातार जिस प्रकार से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रशासनिक अमला जमा को वहाँ पे भेजा है, और आज भी आप देखिए, चाहे हमें सचिव, जो हमारे सीएम साहब के सचिव हैं मिस्टर मीनाक्षी सुंदरम, उनको वहाँ कैंपिंग के लिए कहा गया है, कमिश्नर को वहाँ कैंपिंग के लिए कहा गया है, डीएम को वहाँ कैंपिंग के लिए कहा गया है, वो वहाँ कैंपिंग कर रहे हैं। और चाहे वो एनडीआरएफ है, चाहे वो एसडीआरएफ है, वहाँ लगातार मुस्तैद है। उसके साथ साथ इस पूरे इलाके को 3 जोन में बांटा है, सेफ जोन, बफर जोन और डेंजर जोन। तो डेंजर जोन जो हमारे सामने होगा, सबसे पहले उस पर निगाह करते हुए जो भी स्थिति होगी, परीक्षण करके उसको तुरंत, चाहे उसको उस क्षेत्र के जो गिरासू बिल्डिंग्स होगी उनको गिराने की बात हो, उसमें किस प्रकार से उनको गिराया जाएगा, ये सारी चीज़ें बहुत बारीकी से हमारा प्रशासन, हमारा अमली जामा, हमारे जो विशेषज्ञ हैं, हमारे जो टीम है, जिस प्रकार से वो वहाँ लगी है, तो मैं समझता हूँ ये काम हम लोग कर रहे हैं। जहाँ तक आदरणीय हरीश रावत जी की बात है, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। वो निश्चित रूप से वहाँ की चिंता को भी व्यक्त कर रहे हैं, साथ में आगाह भी कर रहे हैं। और ये बात ठीक है कि ये मौका किसी भी प्रकार का राजनीतिक दृष्टि से नहीं है,
ये हमारे उत्तराखंड की सभ्यता है, हमारी संस्कृति है कि हम ऐसे मौके पर हम एक दूसरे के साथ मिलके और उसका रास्ता निकालते हैं, तभी इसका रास्ता निकलता भी है। और आप देखिए कि जब से ये घटना सामने आई, लगातार यहाँ का स्थानीय जो हमारा प्रशासन है, हमारी सरकार है, गंभीरता से काम कर रही है। और उससे ज़्यादा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इन सारी चीज़ों को जिस प्रकार से मॉनिटरिंग की जा रही है और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, बहुत जल्द उसका रिजल्ट सामने आएगा कि जो सर्वेक्षण की टीम गई भी है, सर्वे रिपोर्ट जब आएगी किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप उस पर काम होगा, तो आप देखेंगे स्वयं कि आने वाले टाइम पे वो तस्वीर भी सामने होगी जब हमारी सरकारें केंद्र की और प्रदेश की मिलके उस समस्या का रास्ता निकालने का काम करेगी। बिल्कुल प्रेमचंद अग्रवाल जी, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही बेहतर वहां पर हालात होंगे और जिस तरीके का डर और भय इस वक्त नजर आ रहा है जोशीमठ के लोगों में, वो कम से कम दूर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए। अब आशीष गर्ग जी, अब मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि जिस बात का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले प्रेमचंद अग्रवाल जी भी कर रहे थे कि अब शहर को बचाने से ज्यादा जरूरी चिंता इस बात की है कि लोगों की जिंदगी कैसे बचाई जाए। और जो बातें वहां की जनता, आम जनता कर रही है, भले ही उसके अलग अलग कारण तलाशे जा रहे हो, लेकिन एनटीपीसी इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं मंत्री जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इस समय बाकी चीजों को पैरेलली हमें जो कारण है इसके जो भी उनकी जांच चलते रहनी चाहिए, जिसमें हमें मे बी टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करके, जैसे सेंसर्स, ग्लोबल सेंसर होते हैं, उनको जीपीएस सेंसर बोलते हैं, या वाटर केमिस्ट्री क्या है वहाँ पर जो काफी भारी मात्रा में जल का रिसाव हो रहा है, वो एक्चुअली आ कहाँ से रहा है, तभी पता चल पाएगा ये कि टनल के वहां से आ रहा है या ओरिजिनली किसी और सोर्स से आ रहा है। तो इस तरीके से ये कारण हमारे चलते रहे। लेकिन सबसे पहला जो टॉप प्रायोरिटी पे जो हमारा स्टेप होना चाहिए, और जो शायद सरकार उसकी तरफ कदम आगे बढ़ा भी रही है, कि हमको जो जान माल की हाली मिनिमम उनको करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत संवेदनशील मसला है और लोगों के आवास या उनके आजीविका से जुड़ा हुआ, पूरा रोजगार से जुड़ा हुआ मसला भी है। तो जो जैसा बताया गया 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो जो डेंजरस हैं, जो हाईली डेंजरस हैं, उन इलाकों को तो एकदम खाली करके उनको कहीं सेफ जोन में इमीडिएटली करना चाहिए विद इन मतलब फोर्टनाइट, और बाकी जो मॉनिटरिंग करके फिर उसको असेस करना चाहिए। पर ये तो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके का ये जियोलॉजिकल प्रोसेस शुरू हो चुका है, कि पूरा जोशीमठ एरिया बड़ा संवेदनशील है और इस पर अब निर्माण तो कोई ना हो, लेकिन अभी हमें उस पर किस तरह, उस पर जो कैरिंग कैपेसिटी या बियरिंग कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंगली जितना उस पर लोड है उस लेवल पे लाके छोड़ना चाहिए। और मेरा तो ये एक अपील है सरकार से भी और दूसरे जो भी इस पे काम कर रहे हैं, कि अब हमें ना केवल जोशीमठ बल्कि जितने भी हमारे उत्तराखंड के जो भी सेंसिटिव जोन्स हैं और जिसमें काफी चर्चाएं चलती भी रहती हैं, और देखिए एक सबसे बड़ा जो मिश्रा कमेटी की जो 1976 की रिपोर्ट थी, उसमें सबसे जब बताया गया था कि ये यहाँ पर जो प्लांटेशन वगैरह उसको काफी करना चाहिए, वेजिटेशन या ग्रास लगानी चाहिए जिससे ये स्लोप स्टेबल रहते, लेकिन थोड़ा सा इसका उल्टा हो रहा है कि हम बिल्कुल खतरा, क्योंकि सिर्फ जोशीमठ के लिए नहीं बल्कि आसपास के इलाकों पर भी हम मंडराता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कैसे इस पर पार पाया जाए, इस पर आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। इस बीच जोशीमठ के ताजा हालात पर चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने जी मीडिया से खास बातचीत की है। उनका कहना है कि जोशीमठ के सिर्फ 4 इलाके डेंजर जोन में हैं। जोशीमठ में ताजा हालात कैसे हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु जी मौजूद हैं। हिमांशु जी, क्या स्थिति है, आज की रिपोर्ट क्या है, क्योंकि आप अभी कई इलाकों का दौरा करके आ रहे हैं? इसमें हमने प्रत्येक वार्ड में हमने सेक्टर ऑफिसर और उनकी टीम हमने गठित कर दी है। तो सेक्टर ऑफिसर और एसडीआरएफ की टीम जो भी हमारे अनसेफ लोकेशंस है, तो उधर विजिट करके जो लोग अभी भी रह गए हैं शिफ्टिंग के लिए, उनको तत्काल हम लोग विस्थापित कर रहे हैं अस्थायी रूप से। तकरीबन 55 परिवार ऐसे हैं जो अभी तक अपने मकानों को छोड़ चुके हैं और ये संख्या अभी बढ़ेगी, कुछ लोग इसमें से बचे हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि आज मैक्सिमम आज में हम इन सबको हम शिफ्ट कर दें। कुल कितने परिवारों को शिफ्ट करने की, अभी जो डेंजर जोन में कितने परिवार हैं? 55 अभी कुछ हमने डेंजर जोन्स आइडेंटिफाई करे हैं, तो अभी 20-25 परिवार ऐसे अभी और हैं जो इमीडिएट उसकी जद में है। बट हम जब जैसे जैसे जा रहे हैं तो कई लोकेशंस पर क्रैक्स वाइडन भी हो रहे हैं, तो ये संख्या बढ़ने की भी संभावना है। अच्छा,